हेलो फ्रेंड्स। तो हमने अपने लास्ट वीडियो में सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 5 तक के पार्ट को डिटेल में डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन के बारे में कि कैसे इन तीनों चीज़ों का कम्युनिकेशन होता है। तो हमने देखा था कि कम्युनिकेशन थ्रू द वर्ड ऑफ माउथ यानी कि बोलकर, और इन रिटन मैनर यानी कि लिखकर, और उसके बाद थ्रू द कंडक्ट यानी कि इम्प्लाइड मैनर में। ये तीन वेज हैं कम्युनिकेशन के। और उसके बाद हमने दोस्तों देखा था सेक्शन 4 में कि कैसे ऑफर और एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। और सेक्शन 5 में हमने देखा था कि कब तक हम किसी भी ऑफर या उसके एक्सेप्टेंस के कम्युनिकेशन को रिवोक कर सकते हैं, यानी कि हम उसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो अब आज इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों हम सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 9 तक के पार्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सेक्शन 6 में सबसे पहले डिस्कस करेंगे अबाउट रिवोकेशन ऑफ ऑफर के बारे में, क्योंकि हमने रिवोकेशन ऑफ ऑफर और एक्सेप्टेंस कब तक किया जा सकता है ये सेक्शन 5 में डिस्कस किया था। तो अब ऑफर को रिवोक कैसे किया जाएगा, यानी कि कब माना जाएगा कि ऑफर रिवोक हो चुका है, तो इसके बारे में सेक्शन 6 में मेंशन किया गया है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो ऑब्वियस है, जनरल वेज में भी अगर हम देखते हैं तो ऑफर को रिवोक करने का तरीका क्या होता है। ऑब्वियस है कि हम उसको डायरेक्ट मना करके कर देते हैं, यानी कि सीधे सीधे इन्फॉर्म करके ऑफरी को अपनी रियल लाइफ में भी कि हम अब इस ऑफर को आगे नहीं रखना चाहते, हम इस ऑफर को प्रॉमिस में कन्वर्ट नहीं करना चाहते, यानी कि हम इस ऑफर पर वर्क नहीं करना चाहते। तो इसका सबसे पहला और सबसे इजी वे जो होता है वो होता है कि सेकंड पार्टी को इन्फॉर्म करना, जिसको हम कहते हैं लीगल लैंग्वेज में थ्रू द नोटिस। तो यानी कि सबसे पहला वे जो है सेक्शन 6 में रिवोकेशन ऑफर का, तो सबसे पहला वे होता है थ्रू द नोटिस, नोटिस ऑफ रिवोकेशन। नोटिस ऑफ रिवोकेशन चाहे वो बोलकर किया गया हो या रिटन मैनर में हो, किसी भी वे में जैसे ही हम सामने वाली पार्टी को नोटिस देते हैं रिवोकेशन के लिए, तो वहीं से ऑफर हो जाता है रिवोक। उसके बाद सेकंड, अगर उस ऑफर में कोई पर्टिकुलर टाइम लिमिट है, कि सपोज कीजिए कि वो ऑफर सिर्फ 2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए वैलिड है, जैसे कि हम एडवर्टीजमेंट में भी देखते हैं, जैसे कि हम आजकल जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग्स में भी कई तरीके के ऑफर्स आते हैं, जैसे बिग बिलियन सेल आती है। तो बिग बिलियन सेल में क्या होता है कि उसका एक टाइम लिमिट होता है कि सपोज 25 ऑफ दिसंबर तक या 1 ऑफ जनवरी 2023 तक के लिए ये ऑफर वैलिड है। तो यानी कि अब वो 1 ऑफ जनवरी के बाद वो ऑफर क्या होगा, वो लैप्स हो जाएगा, यानी कि वो ऑफर ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगा। तो यानी कि सेकंड होता है लैप्स ऑफ टाइम, जहां पर बोलने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है, उसका एक पर्टिकुलर टाइम सेट है कि ये ऑफर 15 दिन तक है या 1 महीने तक है। सपोज कोई टेंडर भी आता है या कोई जॉब की वैकेंसी भी आती है, तो उस वैकेंसी के लिए होता है कि ये ऑफर कब तक वैलिड है, सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम तक, यानी कि आप इस टाइम तक इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं या फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक टाइम लिमिट जहां सेट होती है, तो वहां लैप्स, उस टाइम लिमिट के लैप्स होने के बाद वो ऑफर ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाता है। और अब मान लीजिए कहीं टाइम लिमिट सेट नहीं है, कोई पर्टिकुलर टाइम जहां पर डिस्क्राइब्ड नहीं है या मेंशन नहीं है, तो फिर वहां पर वो ऑफर क्या होगा, क्या वो ऑफर इनफाइनाइट टाइम तक वैलिड रह सकता है? ऑब्वियसली कोई भी ऑफर इनफाइनाइट टाइम तक वैलिड नहीं रह सकता है। यानी कि हम हर एक ऑफर में, अगर हम अपने नॉर्मल लाइफ में भी किसी को ऑफर करते हैं, तो हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके लिए वो हमें रिप्लाई, और ऑब्वियसली डिनाइल नहीं, हमें एक्सेप्टेंस जो है वो थोड़ा जल्दी दे या विद इन अ जेन्युइन टाइम दे, यानी कि रीजनेबल टाइम जो उसके लिए चाहिए, वो रीजनेबल टाइम लेने के बाद वो हमें रिप्लाई कर दे। और अगर वो ऑब्वियसली ऐसा नहीं कर रहा है या उसके अकॉर्डिंग कंडक्ट नहीं कर रहा है, तो फिर ऑटोमेटिकली हम मानते हैं कि ये ऑफर लैप्स हो चुका है, यानी कि अब हमें नए सिरे से किसी नए ऑफरी को ये ऑफर करना होगा। यानी कि 2 तरीके हैं इसमें, या तो वो हमें अपना असेंट जो है विद इन टाइम दे दे, एक रीजनेबल टाइम, नॉट दिस टाइम कि जो उसका जो पर्टिकुलर टाइम है वो टाइम नहीं, लेकिन टाइम लिमिट ना होने के बाद भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें जो रिप्लाई है, यानी कि एक्सेप्टेंस का जो रिप्लाई है, वो एक रीजनेबल टाइम के अंदर दे। और अगर रिप्लाई देने के बाद भी हम ये उसके अकॉर्डिंग कुछ कंडक्ट करना है, उसकी कंडीशंस को परफॉर्म करना है, तो वो कंडीशंस को भी विद इन अ रीजनेबल टाइम परफॉर्म करे। और अगर वो सिर्फ हमें रिप्लाई तो हमें कर देता है, लेकिन उसके बाद उसका जो कंडक्ट है, यानी कि जो उसके लिए जो कंडीशंस को परफॉर्म करना था उस ऑफर के परफॉर्मेंस के लिए,
वो अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो ऑब्वियस है कि वो ऑफर वहीं से लैप्स हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं, तो अगर हम परचेज करते हैं और हम उसके ओनर को सिर्फ ये बोल देते हैं कि ठीक है, हम ये प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए इंटरेस्टेड है, हम तैयार हैं, हम इसे खरीदेंगे, आपने जो भी प्राइस कोट की है, लेकिन उसके लिए जो टोकन अमाउंट है, वो टोकन अमाउंट देने की कंडीशन है कि 25% ऑफ अमाउंट हमें देना होगा उसके लिए। अब वो हम एक रीजनेबल टाइम में पे नहीं कर रहे हैं। सपोज कीजिए कि हम डेली उसमें टाइम जो है वो एक्सटेंड कर रहे हैं कि ठीक है 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, और करते करते रीजनेबल टाइम जो उसके लिए होना चाहिए वो लैप्स हो चुका है, यानी कि वो निकल चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि वो ऑफर ऑटोमेटिकली वहीं से रिवोक हो जाएगा। तो यानी कि थर्ड कंडीशन है नॉन परफॉर्मेंस ऑफ essential or required conditions by ऑफरी। यानी कि ऑफरी जो उस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए जो उसके एसेंशियल कंडीशंस हैं या रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं, उनको अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा है विद इन अ रीजनेबल टाइम, तब भी वो ऑफर वहीं से रिवोक हो जाएगा। और उसके बाद अब लास्ट क्या है, लास्ट जो जिसके बाद कुछ बचता ही नहीं है कि सपोज अगर ऑफरर की डेथ हो जाती है या वो इंसेन हो जाता है किसी भी रीजन से, यानी कि अब उसके पास सोचने समझने की शक्ति ही नहीं बची है, तो ऐसी सिचुएशन में भी वो ऑफर लैप्स हो जाएगा। क्योंकि ऑफर मोस्टली ऑफर्स में ऑफरर की डेथ के बाद अब आप उसके लीगल एयर्स को फोर्स नहीं कर सकते कि आपके फादर ने मुझे ऑफर किया था, अब मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, तो इसलिए आप इससे बाउंड है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि अगर डेथ या इंसेनिटी कॉज होती है ऑफ ऑफरर, तो वहीं पर ये लैप्स हो जाएगा, यानी कि ये ऑफर ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगा। तो सेक्शन 6 में इन 4 कंडीशंस की बात कही गई है। सबसे पहले नोटिस ऑफ रिवोकेशन, सेकंड लैप्स ऑफ टाइम, अगर उसमें कोई टाइम लिमिट सेट है, टाइम लिमिट नहीं भी है तो नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एसेंशियल और रिक्वायर्ड कंडीशन बाय ऑफरी विद इन अ रीजनेबल टाइम, और उसके बाद में लास्ट है डेथ और इंसेनिटी ऑफ ऑफरर। तो ऐसी सिचुएशन में इन 4 कंडीशंस में कोई भी ऑफर ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाता है। अब इसके बाद अगर ऑफर रिवोक नहीं हुआ है तो अब क्या होगा, ऑब्वियसली एक्सेप्टेंस। तो अब हम एक्सेप्टेंस की बात करेंगे। एक्सेप्टेंस कैसे कंप्लीट होती है ये तो हमने सेक्शन 4 में देखा था। अब इसके बाद में एक्सेप्टेंस कैसे होनी चाहिए अब हम ये देखेंगे सेक्शन 7 में। सेक्शन 7 हमें बताएगा अबाउट द एक्सेप्टेंस। तो ऑब्वियस है कि एक्सेप्टेंस सबसे पहले जो है कैसे कंप्लीट मानी जाएगी। एक्सेप्टेंस के कंप्लीट होने का जो तरीका है वो ये है कि एक्सेप्टेंस ऑलवेज शुड बी अनकंडीशनल। हमेशा एब्सोल्यूट मैनर में ही कोई भी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, तभी वो एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। यानी कि सबसे पहले सेक्शन 7 हमें बताता है एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, यानी कि अनकंडीशनल। अगर किसी तरीके की कंडीशन उसमें लग रही है तो ऑब्वियस है कि फिर वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। मान के चलिए कि आप अपने फ्रेंड को ऑफर करते हैं कि आप अपनी बाइक को 1 लाख रुपए में बेचना चाहते हैं, लेकिन उसकी तरफ से कहा जाता है कि बाइक तो अच्छी है, मैं खरीदना चाहता हूं, लेकिन 1 लाख रुपया थोड़ा ज्यादा है, अगर ये 75,000 होगा तो बेटर रहेगा, मैं 75,000 रुपीज में इसको परचेज कर सकता हूं। तो अब ये क्या है, ये एक काउंटर ऑफर है, ये एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, इसको माना जाएगा काउंटर ऑफर। अब इसी सिचुएशन में सोच के देखिए कि आपने कहा कि मैं अपनी बाइक को 1 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं, आप मेरी बाइक को 1 लाख रुपए में खरीद लो। उसने कहा कि 1 लाख ज्यादा है, मैं इसके लिए 75,000 पे कर सकता हूँ, इससे ज्यादा पे नहीं कर सकता। तो क्या ये एक्सेप्टेंस माना जाएगा उसकी तरफ से? अभी भी ये एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा कि आप ये सोचे कि 75,000 रुपीज में अगर आप रेडी हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये ऑफर 75,000 रुपीज में डन हो जाएगा, यानी कि ये ऑफर प्रॉमिस में कन्वर्ट हो जाएगा इन 75,000 रुपीज। तो अभी भी एक्सेप्टेंस नहीं है, ये क्या है, ये एक तरीके का नेगोशिएशन है आप लोगों के बीच में। उसने अपना प्राइस कोट किया है, अभी इसने ये इसको ना एक्सेप्टेंस दिया है और ना एक तरीके से ये काउंटर ऑफर किया है कि यस 75,000 रुपीज उसने ऑफर किया है कि नहीं 75 रुपीज। अगर वो इस तरीके से कहता कि 75,000 रुपीज में मैं इसको परचेज करने के लिए तैयार हूं, आप बोलिए क्या आप 75,000 रुपीज में बेचेंगे? अब आपने पलट कर अगर ये कहा कि यस
मैं 75,000 रुपीज में ही इसको बेचने के लिए तैयार हूं, ठीक है आप खरीद लो इतने में। तो अब उसके काउंटर ऑफर को आपने दिया एक्सेप्टेंस, यानी कि ऐसी सिचुएशन में पहले आप ऑफरर थे, लेकिन जैसे ही उसने काउंटर ऑफर किया वो बन गया अब ऑफरर और आप हो गए ऑफरी, यानी कि अब ये जो एक्सेप्टेंस है ये आपकी तरफ से दिया जाएगा। तो अगर किसी भी ऑफर में सामने वाली पार्टी हमें अगर डायरेक्ट रिप्लाई नहीं करती है, यानी कि एब्सोल्युटली उस पर रिप्लाई नहीं करती है जो हमने टर्म्स एंड कंडीशन सेट किए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग, बल्कि वो अपनी कोई नई कंडीशन अराइज करके देती है या उसके लिए नेगोशिएट करती है, तो वो होता है एक तरीके का काउंटर ऑफर। उसको हम एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस नहीं मानते। तो एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए? हमेशा एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड, यानी कि कंप्लीटली अनकंडीशनल। जिस टर्म्स में जिन कंडीशंस के साथ ऑफर किया गया है उन सेम कंडीशंस को एक्सेप्ट करते हुए वो ऑफर एक्सेप्ट होना चाहिए। अच्छा, एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। उसके बाद अब एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड उसको कब समझा जाएगा? तो ऑब्वियसली अगर किसी ऑफर के साथ उसके एक्सेप्टेंस का कोई पर्टिकुलर मैनर अगर डिफाइन किया गया है बाय द साइड ऑफ ऑफरर, तो फिर उसी मैनर में उस ऑफर को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। यानी कि उसके साथ में अगर कोई कंडीशंस लगाई गई हैं तो उन कंडीशंस के परफॉर्मेंस के साथ ही उस ऑफर को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। यानी कि अगर देयर इज प्रेस्क्राइब्ड मैनर, तो इन द सेम मैनर, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ऑफरर ने ये कहा है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना चाहता है, तो अगर आपको ये प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो विद इन अ वीक या विद इन 3 डेज या विद इन 10 डेज जो भी कंडीशन लगाई है उस टाइम के अंदर अंदर उस प्रॉपर्टी का जो भी टोकन अमाउंट है 10% ऑफ टोकन अमाउंट या 25% ऑफ टोकन अमाउंट पे कीजिए जो उसने प्रेस्क्राइब किया है। तो यानी कि इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए क्या जरूरी है कि अगर आप उसको अपना कंसेंट दे रहे हैं यानी कि एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर वो टोकन अमाउंट आप डिपॉजिट कीजिए। अब मान के चलिए कि ऑफरर की साइड से ऐसा कोई कंडीशन नहीं लगाया गया है, लेकिन उस बिजनेस का ये एक ट्रेडिशनल रूल है, यानी कि एक ट्रेडिशनली उसमें एक्सेप्टेंस का मैनर है कि अगर आप ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं तो विद इन अ वीक या विद इन 3 डेज 25% ऑफ अमाउंट आप एडवांस में पे कीजिए। तो अगर उसका कोई प्रेस्क्राइब्ड मैनर इन ट्रेडिशनल वे है तो तब भी उसी मैनर में आपको उस ऑफर को एक्सेप्ट करना होगा। उसके बाद अगर मान लीजिए कि ऐसा कोई मैनर उस ऑफर के साथ नहीं है, यानी कि ये ना तो उसको थ्रू द ऑफरर डिस्क्राइब किया गया है और ना ही कोई ट्रेडिशनल मैनर उस बिजनेस का है कि आपको उसी पर्टिकुलर मैनर में करना है, तो अगर देयर इज नो सच मैनर, तब कैसे आप उस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे? यानी कि एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस कब माना जाएगा? इन एक्सप्रेस वे, यानी कि एक्सप्रेसली आप उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहेंगे। अगर आप एक्सप्रेसली ऐसा कर रहे हैं तो ऑफरर की साइड से मान लिया जाएगा कि आपने अपना एब्सोल्यूट कंसेंट जो है यानी कि एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस फॉर दैट ऑफर दे दिया है। तो इसके बाद अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए सेक्शन 8 हमें बताता है कि अगर किसी भी ऑफर के साथ जो भी उसकी परफॉर्मेंस की कंडीशंस है, तो अगर कोई ऑफरी डायरेक्टली उन कंडीशंस को परफॉर्म कर देता है तो तब भी उस ऑफर का एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट माना जाएगा, यानी कि बाय परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशंस। बाय परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशंस भी ऑफर को डायरेक्टली एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो इस तरह की जो एक्सेप्टेंस है उसको इम्प्लाइड मैनर में एक्सेप्टेंस समझा जाएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपका फ्रेंड आपको ऑफर करता है कि वो अपनी बाइक को 1 लाख रुपए में बेचना चाहता है, तो अब इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप 1 लाख रुपए में अगर उसने बेचने के लिए कहा तो आप उसको पहले बोलिए कि यस मैं खरीदने के लिए तैयार हूं और फिर तभी उसको माना जाएगा। अगर उसने कहा कि वो 1 लाख रुपए में बेचना चाहता है और आपने इमीडिएटली या जो भी रीजनेबल टाइम था उसके बाद आप तुरंत उसके पास गए और वो 1 लाख रुपए आपने उसको पे कर दिए या उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, तो जैसे ही आपने ऐसा किया तो ये क्या है? ये परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन है फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ दैट ऑफर। तो ये परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन होते ही ये माना जाएगा कि दिस इज द एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस ऑफ दैट
ऑफर। तो यानी कि जरूरी नहीं है कि ऑफर को एक्सप्रेसली यानी कि बोलकर या रिटन मैनर में ही एक्सेप्ट किया जाए, परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन के थ्रू भी उस ऑफर को एक्सेप्टेंस दी जा सकती है। और उसके बाद सेक्शन 9 हमें बताता है कि अगर किसी भी ऑफर को इंप्लाइड वे में अगर किया गया है और इंप्लाइड वे में ही उसको एक्सेप्ट किया गया है, तो वो जो उस ऑफर के बाद में वो क्या बनेगा, वो बनेगा इंप्लाइड प्रॉमिस। कि अगर इंप्लाइड मैनर में ही सपोज कीजिए कि उसको बिना बोले डायरेक्टली उसको इंप्लाइड मैनर में ही थ्रू द कंडक्ट अगर कोई ऑफर किया जाता है और थ्रू द कंडक्ट ऑफ ऑफरी ही उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो अब यहाँ ये जो प्रॉमिस बनेगा वो होगा इंप्लाइड प्रॉमिस। और अगर एक्सप्रेस मैनर में दोनों काम होते हैं, यानी कि एक्सप्रेसली ही उस ऑफर को किया गया और एक्सप्रेस मैनर में ही उसको एक्सेप्ट भी किया गया है, तो वो हो जाता है एक्सप्रेस प्रॉमिस। तो यहां पर हमने सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 9 के पूरे पार्ट को डिस्कस किया, जिसमें सबसे पहले हमने कंडीशंस ऑफ रिवोकेशन देखी कि कैसे किसी ऑफर को रिवोक किया जा सकता है। उसके बाद सेक्शन 7 में हमने देखा कि एक्सेप्टेंस का मैनर क्या होना चाहिए, एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होना चाहिए, और अगर उसमें कोई प्रेस्क्राइब्ड मैनर ऑफ परफॉर्मेंस है, एक्सेप्टेंस है, तो उस मैनर में उस ऑफर को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। और सेक्शन 8 में हमने देखा कि बाय परफॉर्मिंग ऑफ द कंडीशंस ऑफ दैट ऑफर भी उस ऑफर को एक्सेप्ट किया जा सकता है, यानी कि इंप्लाइड मैनर में। और सेक्शन 9 हमें बताता है कि अगर किसी ऑफर को इंप्लाइड मैनर में ही किया गया था और उसके बाद इंप्लाइडली ही उसको एक्सेप्ट किया जाता है, तो वो बन जाता है इंप्लाइड प्रॉमिस, और अगर एक्सप्रेस मैनर में ऐसा हुआ है तो वो बन जाता है एक्सप्रेस प्रॉमिस। तो इस तरीके से सेक्शन 9 तक का पार्ट हमारा कवर होता है। अब इसके बाद हम आगे सेक्शन 10 ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स को डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो भी आज हमने डिस्कस किया है ये अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं या सजेशंस हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर लिखिए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।